फिर शुरू करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन किस प्रकार करते हैं। ये डेरिवेशन मोस्टली हाई स्कूल में पूछ लिया जाता है। फर्स्ट ईयर इंटर में इसका उपयोग कम है, बट फार्मूला जो है उसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो चलिए फिर हम लोग इसका डेरिवेशन करके देखते हैं। मैं यहाँ पर 2 पेजेस का उपयोग करूँगा। पहले पेज में मैं डायग्राम बनाऊँगा ताकि वो डायग्राम आपको काफ़ी अच्छी तरह से दिखे और समझ में आए, और दूसरे पेज में मैं उसके फार्मूले को प्रूव करूँगा। तो सबसे पहले मैं कॉनकेव मिरर का डायग्राम बनाता हूँ और उसके माध्यम से मैं फार्मूले को प्रूव करूँगा। तो चलिए सबसे पहले कॉनकेव मिरर का डायग्राम बना लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे यह रहा हमारा कॉनकेव मिरर। ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ये पॉइंट हमारा पोल, और ये यहाँ पर आगे सेट होगा हमारा इन्फिनाइट पॉइंट। अब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहाँ पर इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। आप भी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब भी यहाँ रखने के लिए आए इम्प्रूवमेंट में, तो याद ही कर लीजिए कि इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में उस पॉइंट को रखा जाएगा। डेट मीन ऑब्जेक्ट को रखेंगे वहाँ पर हम लोग। तो मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ऐसे प्लेस कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने नाम दे दिया ओ डैश। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर इमेज बनानी होती है तो उसके लिए मैंने आपको 3 डायग्राम बताए हैं। आपने अगर नहीं पता है आपको, तो आप पुरानी वीडियो देखकर उन डायग्रामों को देख सकते हैं। जैसे कि पहला डायग्राम था हमारा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे को डालो और बाद में फोकस से निकाल दो। दूसरा था कि सी से डालो, सी से निकालो, एंड फिर लास्ट था कि फोकस से होकर हमारी कोई रे पास करे और बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो हम लोग उन्हीं में से कोई 2 डायग्राम को लेके यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग पहली रे ले रहे हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो हमने पहली रे ली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और बाद में कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर। तो हमने मान लिया कि ये रहा हमारा फोकस, ये पॉइंट हमारा है फोकस का। दूसरी रे कौन सी होगी, जो सी से होकर जाए और वापस सी पे आ जाए। तो हमने दूसरी रे भी बना ली कि ये रही हमारी सी पॉइंट, और सी पॉइंट पर ऐसे रे गई और फिर वापस भी इसी रास्ते से वापस हो जाएगी। और जहाँ पर ये दोनों रे कट करेंगी वहाँ पर हमारा मिलेगा इमेज। तो अब अगर प्रिंसिपल एक्सिस इस पॉइंट को जोड़ेंगे तो ये रही हमारी इमेज, जिसका नाम हो गया आई डैश। अब आपको इस डायग्राम को काफ़ी अच्छी तरीके से याद कर लेना। अगर पेपर में अगर आएगा तो आपको इसी प्रकार डायग्राम को बनाना है, और कुछ ट्रायंगल्स यहाँ पर बनेंगे जिन्हें आपको बड़ी आसानी से फाइंड करना होगा और देखना होगा। मैं उन ट्रायंगल्स के नंबर को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जैसे कि हमारा जो पहला ट्रायंगल है हमारा वो बड़ा वाला ये रहेगा, फिर दूसरा ट्रायंगल, फिर तीसरा ट्रायंगल, और फिर ये रहा हमारा चौथा ट्रायंगल। चौथा ट्रायंगल ये लग नहीं रहा है बट मैं इसको बना दे रहा हूँ। अगर मैं इसे परपेंडिकुलर खींच दूँ, ऐसे ड्रॉ कर दूँ, तो ये रहा हमारा ट्रायंगल। इसको इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए, और इसके परपेंडिकुलर वाला जो पॉइंट आया इसके सामने उसको नाम दे दिया बी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी डायग्राम के का यूज़ करेंगे और हम लोग सूत्र को, फार्मूला जो है उसके प्रूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे कि मैं इस डायग्राम में मैं सबसे पहले ट्रायंगल लेता हूँ, पहले नंबर वाला, और फिर दूसरे नंबर के ट्रायंगल को लूँगा। ऐसा क्यों करेंगे हम, तो मैं आपको इसी डायग्राम में समझा देता हूँ। पहले मैंने क्या कहा कि मैं पहले और दूसरे ट्रायंगल को सबसे पहले यूज करूँगा, और ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे सिमिलर है, देखिए अगर पहले और दूसरे ट्रायंगल को यहाँ ड्रॉ करूँ तो आप ऐसे समझ सकते हैं, एक ये क्रॉस वाली लाइन है हमारी, और फिर एक प्रिंसिपल एक्सिस वाली ये लाइन रहेगी, और ये रही हमारी परपेंडिकुलर। देख सकते हैं ऐसे तो बना है हमारा ये पहला ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल। पहले ट्रायंगल में अगर आपसे बताऊं तो देखिए ये रहा हमारा 90 डिग्री एंगल, तो ये भी हमारा 90 डिग्री एंगल है। ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी एंगल हमारा थीटा होगा। अगर किसी भी ट्रायंगल में
टू एंगल्स अगर सेम अगर आपको मिल जाए तो वो दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर ट्रायंगल होंगे। और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि उनकी हाइट का रेशियो और बेस का रेशियो हमेशा इक्वल होगा। तो मैं पहले और दूसरे ट्रायंगल को यूज़ करूँगा और उसमें इक्वेशन लगा दूंगा हाइट की रेशियो और बेस के रेशियो की। तो चलिए नए पेज से हम लोग देखते हैं। तो मैं इस पेज को यहाँ पर रिमूव कर दे रहा हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ट्रायंगल। कौन कौन से दो ट्रायंगल थे अगर आपको याद अगर हो तो आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल है हमारा ओ डैश सी और दूसरा है आई सी और आई डैश। तो ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, ओ सी ओ डैश और ट्रायंगल आई सी आई डैश। ये दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे ट्रायंगल हैं? सिमिलर ट्रायंगल। और सिमिलर ट्रायंगल है तो हाइट का रेशियो और बेस का रेशियो आपस में इक्वल होगा। तो इसकी हाइट देखिए, इस ट्रायंगल की हाइट ओ डैश है और इस ट्रायंगल की हाइट क्या है? आई आई डैश है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ओ डैश अपॉन आई डैश। ये हाइट का रेशियो हो गया इक्वल बेस का रेशियो। बेस हमारा कौन सा है? ओ सी और आई सी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ओ सी अपॉन आई सी। एक बात आप जरूर याद रखिएगा यहाँ पर कि अगर सबसे बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट ऊपर है तो बेस भी सबसे ऊपर ही होना चाहिए। फिर आपका ये नहीं कि हाइट को आपने ऊपर रखा बड़े ट्रायंगल की और जब बेस रखने की बारी आई तो आपने उसको नीचे रख दिया, तो वो गड़बड़ हो जाएगा मामला आपका। तो ये इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन को बनाते हैं। सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए अब हम लोग ट्रायंगल दूसरे लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? तीसरे नंबर वाला और चौथे नंबर वाला। ठीक है, जैसे कि हमने पहला और दूसरा ट्रायंगल सिमिलर निकला, उसी प्रकार तीसरा और चौथा ट्रायंगल भी आपका सिमिलर होगा इसी प्रॉपर्टी से, क्योंकि इसमें दो एंगल सेम मिलेंगे। एक दो 90 डिग्री, देखिए एक ये 90 डिग्री हो गया और एक यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। जल एंगल और जल एंगल सेम होगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग अब कौन सा लेंगे? आई एफ आई डैश ट्रायंगल लिख ले रहे हैं हम लोग, ट्रायंगल आई एफ आई डैश। और दूसरा ट्रायंगल हमारा कौन सा है? देखिए आप, ए एफ और बी, ट्रायंगल ए एफ बी। इन दोनों ट्रायंगल को लिया, जब इन दोनों ट्रायंगल को लिया तो इनमें भी वही प्रॉपर्टी लगेगी, हाइट का रेशियो और बेस का रेशियो इक्वल होगा। तो इसकी हाइट थी हमारी बड़े ट्रायंगल की ए बी अपॉन आई डैश इक्वल टू बेस था हमारा बी एफ अपॉन आई एफ। ये रहा ही हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, आपको इन सारे पॉइंट्स को याद करना है, मेमोराइज एकदम कर लीजिए इसको। पेपर में जब आएगा तो इसी स्टेप को फॉलो करिएगा तो तुरंत आपका आंसर निकल आएगा। इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक रेक्टेंगल भी फाउंड हो रहा है, आपको मिल रहा होगा ओ डैश ए और बी। तो इस रेक्टेंगल को भी हम लोग ले रहे हैं। तो हमने लिया, फिर यहाँ ले लेते हैं रेक्टेंगल ए बी ओ डैश लेने पर इसको लिया तो हमें क्या मिलेगा कि ए बी इक्वल टू ओ डैश। ये कैसे लगाती है? ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ए बी और ओ डैश क्या है? इक्वल है। तो वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लगा दिया। ये इक्वेशन आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ओ डैश जहाँ लिखा होगा वहाँ हम लोग ए बी लिख सकते हैं, या फिर ए बी जहाँ लिखा होगा वहाँ हम ओ डैश लिख सकते हैं। तो हमने कहा सेकंड इक्वेशन में ए बी लिखा है, उसकी जगह हम लोग क्या पुट करते हैं? ओ डैश। तो पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी इन सेकेंड इक्वेशन। तो पुट करिए तो आपको क्या मिल जाएगी नई इक्वेशन? ओ डैश अपॉन आई डैश इक्वल टू बी एफ अपॉन आई एफ। ये मिल गया। ये इक्वेशन आई हमारी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब आप देखिए कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन एंड जो फोर्थ इक्वेशन है वो लगभग सिमिलर है सेम। तो हम लोग क्या कहेंगे? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को क्या करते हैं? सिमिलर है तो इनको इक्वल कर दे रहे हैं। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन से तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी? ओ सी अपॉन आई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन आई एफ।
ठीक है, ये रही हमारी लास्ट इक्वेशन। अब हम लोग क्या करना है, इसी इक्वेशन को यूज करना है और सारी वैल्यू हमें यहीं पर पुट करनी है। तो पुट कैसे करेंगे, उससे पहले हम लोग कुछ डाटा देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आपका। जैसे एग्जांपल तौर पर मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो आप ऐसे समझिए कि ये ए पॉइंट जो हमारा यहाँ पर है ऊपर, अगर हम लोग उसको थोड़ा नीचे खिसका के लाएंगे तो परपेंडिकुलरली इस प्रकार आएगा नीचे। तो आपको दिखेगा जो बी आगे था वो बी आ जाएगा पीछे की तरफ। अगर ए और नीचे आ जाए तो बी और पीछे चला जाएगा। बी अगर ए और नीचे आता जाएगा तो बी पीछे जाता रहेगा। और एक समय बाद जब ए हमारा पी के पास पहुँचेगा तो बी वाला भी हमारा पी के पास पहुँच जाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब ए पॉइंट को मूव कराते हुए जब हम लोग नीचे लाएंगे तो बी वाला जो पॉइंट होगा वो पी बन जाएगा। तो वो उसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर ले रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट को लिख लेते हैं पहले कि इफ ए पॉइंट मूव डाउनवर्ड and meet the P point, then B इक्वल टू हो जाएगा P के बराबर। तो जब B P के बराबर हो जाएगा हमारा, तो जहाँ B लिखा होगा वहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं P को। तो इक्वेशन जो हमारी जो नई इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस प्रकार बनेगी। जो हमारी जी मान लीजिए 5th नंबर की क्वेश्चन जो थी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ सी अपॉन आई सी इक्वल टू पी एफ अपॉन आई एफ। ये रही हमारी इक्वेशन नई। अब इस इक्वेशन में हम लोग कुछ डाटा को पुट करेंगे। जैसे कि अगर आपको याद हो, जो हम लोग मिरर फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, जो उसको प्रूफ करने जा रहे हैं, वो मिरर फार्मूला हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। अगर आपको याद अगर हो तो 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। अगर आपको याद हो, जो एफ होता है वो डिस्टेंस हमारी जो होती है वो पी से होती है, यू की जो डिस्टेंस होती है वो भी पी से जाएगी, और वी की जो डिस्टेंस होगी वो भी पी से होती है। मतलब क्या है कि एफ होता है फोकल डिस्टेंस। तो फोकल डिस्टेंस होती क्या है कि पोल से लेकर फोकस तक के बीच की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, वही कहलाती फोकल डिस्टेंस। और जे यू क्या होता है अगर आपको याद हो, तो ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, वो उसको कहाँ से लेते हैं, पोल से ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी यू, और पोल से इमेज तक की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है हमारी वी। मतलब जितनी भी इसमें जो डाटा आया है वो सारा डाटा पोल से लिया जाता है। तो हमारा जो भी इक्वेशन बनेगी उसमें हम लोग को पोल को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप जो इक्वेशन देख रहे हैं ऊपर वाली, इसमें P इसमें तो आ गया, लेकिन नीचे कहीं पर भी P नहीं है, तो हमें P लाना पड़ेगा। तो P लाने के लिए हमने कहा कि जैसे पहली इक्वेशन पहला पॉइंट क्या लिखा है, OC, उस OC को हमें रिमूव करना पड़ेगा। कैसे रिमूव करेंगे, देखिए कि OC हमारी लाइन जे रही, इसको हम लोग नीचे ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये है रहा हमारा O पॉइंट, ये रहा हमारा C पॉइंट, ये रहा हमारा P पॉइंट। हमने कहा OC की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि PO में से PC को घटा देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख ले रहे हैं OC बराबर क्या लिख सकते हैं, PO माइनस PC अपॉन, अगर IC की वैल्यू चाहिए तो आप IC को देख सकते हैं, I रहा J और C रहा J। अगर हम लोग फिर से लाइन ड्रॉ करें और एक P को ड्रॉ किया, फिर हमारा है I, फिर है हमारा C। हमें IC की वैल्यू चाहिए तो PC में से IP को घटा दें, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं PC माइनस IP इक्वल टू PF। तो ये तो पहले ही इसके साथ P है, तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं इसको चेंज करने की। जिसके साथ P नहीं है केवल उसको आप चेंज करेंगे। तो अपन लोग चेंज कर रहे हैं IF को। तो IF कहाँ है, देखिए डायग्राम में I और F हमारा ये रहा। इसको भी अगर ड्रॉ करें हम लोग तो ये रहा हमारा P, ये रहा F और ये रहा हमारा I। तो IF को बदलते हैं, तो PI से PF को घटा दें, तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा। तो PI से हमने PF को घटा दिया, तो हमारा ये डाटा निकल के आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सब का जो वैल्यू होती है उसको पुट करेंगे।
पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी क्या होती है, u होती है डिस्टेंस। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस जो होती है वो r होती है। पीसी भी r, IP भी जो इमेज है वो v होगी। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर ले रहे हैं। PO बराबर जो वैल्यू होगी, देखिए पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस जो होती है वो u कहलाती है। लेकिन अगर आपको याद हो पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो, जिस डायरेक्शन में रे मूव करती है वो डायरेक्शन होती है हमारी पॉजिटिव। अगर उसके अपोजिट अगर हम लोग चल के आएंगे तो उसको लेना पड़ेगा हम लोग को नेगेटिव। तो P से O तक के जाएंगे तो आपको नेगेटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, आपको उल्टा जाना पड़ेगा। तो जो u होगा वो हमारा कैसा होगा, नेगेटिव साइन में होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख ले रहे हैं माइनस का u कॉमा। अब PC की वैल्यू देखिए, पोल से लेकर सी तक की बीसी डिस्टेंस, तो P से C के लिए जीरा आपको उल्टा जाना पड़ेगा क्योंकि राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और लेफ्ट वाली नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस का R कॉमा। फिर हम लोग IP, इसी प्रकार आपका अगर IP लेंगे तो वो भी आएगा आपका माइनस में माइनस का V, और PF की अगर वैल्यू लेंगे तो वो भी आपको मिलेगा माइनस का F। ठीक है, इन सारी वैल्यू को आप पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो PO की वैल्यू क्या है, माइनस का U। PC की वैल्यू क्या है, माइनस का R अपॉन PC की वैल्यू माइनस का R, और IP की वैल्यू कितनी है, माइनस का V इक्वल टू PF की वैल्यू अगर ले हम लोग तो माइनस का F अपॉन PI की वैल्यू कितनी है, माइनस का V और माइनस का F। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करें तो हमें कुछ ऐसा मिले, जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम लोग इसको सीधे करके लिख ले रहे हैं R माइनस U, ये हो गया V माइनस R बराबर माइनस का F और F माइनस का V। अब हम लोग कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसे मिलेगा FR माइनस का VR, फिर माइनस का FU प्लस का UV। इसका मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का FV और प्लस का FR। अब देखिए क्या कोई वैल्यू कट रही है, कुछ क्रॉस हो रहा है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर कोई डाटा, जैसे कि ये रहा हमारा FR, ये FR कैंसिल हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो R है, ये R हमारी क्या होती है, रेडियस होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, R इक्वल टू ट्वाइस F। तो इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, तो माइनस का ट्वाइस F इंटू V हो गया, माइनस का FU प्लस का UV बराबर माइनस का FV। ये वैल्यू इसको हम उठा के उधर ले जा रहे हैं FF वाली सारी वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा, UV बराबर माइनस का FV प्लस का ट्वाइस ऑफ FV प्लस का FU। एक FV से एक FV कट जाएगा, बचेगा केवल आपका एक FV प्लस का FU और UV। तो हमारी क्या वैल्यू आई, हमने क्या किया, इधर से F को कॉमन लिया, V प्लस U, इधर आ गया UV। F को इधर लिया, UV को हम लोग उधर ले गए, तो 1/F बराबर आ गया V प्लस U अपॉन UV। अगर इसको अगर हम लोग और हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको कुछ वैल्यू ऐसे मिलेगी, 1/F इक्वल टू V/UV प्लस U अपॉन UV। U से U कट जाएगा, V से V कट जाएगा, तो आपको बचेगा क्या, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। तो ये आपका फॉर्मूला जो है वो प्रूफ हो गया, आप देख सकते हैं। तो आपको जनरली कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको डायग्राम में केवल याद रखना है। अगर आप उन डायग्राम को आसानी से याद रख लेते हैं उस पॉइंट्स को, तो आप बड़ी आसानी से इस फॉर्मूले को प्रूफ कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर से किस प्रकार हम लोग इस डेरिवेशन को करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।